गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और हम लोगों का अभी ऑनलाइन क्लासेस में वीडियो चल रहा है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना है बच्चों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अब लास्ट समय में एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, क्योंकि काफ़ी सारा फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोगों को वीडियो मिल नहीं पा रहा है। तो कुछ लोग जो डायरेक्ट मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो हमारे फाउंडेशन फिजिक्स के ग्रुप में है, उनको तो मैसेज चला जा रहा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों जिनको ज़रूरत है वीडियो का, तो अगर आप शेयर करते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा स्टूडेंट को खास करके एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं कि वीडियो को शेयर कर देंगे तो सर का चैनल ग्रो कर जाएगा क्या? अरे हम क्या बोल रहे हैं ना, एक पॉजिटिव सोच के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने ग्रुप्स में। अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, फेसबुक स्टेटस में लगाइए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। जितना भी वीडियो है एक एक करके आप चाहे तो सारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, है ना। उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। आप सभी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनका भी ज़रूरत पूरा हो जाएगा बच्चों। पास हो जाएंगे अगर तो उनका भला हो जाएगा। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है कि अब तो लास्ट समय होने चला, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और आज आप देखे होंगे हमने ग्रुप में डुअल नेचर का 1 शॉर्ट वीडियो डाला, उतना काफ़ी है, उतना सारा क्वेश्चन कर जाइएगा, डुअल नेचर से सफिशिएंट है। और लास्ट टाइम में बच्चों ट्यूशन में भी आप लोग भी आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आते थे तो देखते थे, लास्ट में बच्चे एब्सेंट रहते हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन सालों भर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कुछ बच्चे फीस ड्यूज होने के कारण लास्ट में क्लासेस छोड़ देते हैं, है ना। तो लास्ट टाइम में जो टॉपिक्स चलता है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, तो लगभग लोगों का ये सारा वीडियो छूटा हुआ रहता है, ये सारा क्लास छूटा हुआ रहता है। बाकी इधर जो है मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे लोग तो पढ़े रहते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में जो भी क्लासेस चलते हैं लगभग सभी जगहों में, चाहे हम अपने क्लास की बात करें चाहे सभी जगहों में, आप भी देखे होंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, लास्ट टाइम में बच्चे सभी कोचिंग में कम हो जाते हैं। कारण जो भी रहा हो, हम तो यही समझते हैं कि थक जाते हैं बच्चे सालों भर ट्यूशन पढ़ते पढ़ते, या फिर बोर होने लगते हैं, है ना। या फिर बहुत सारे बच्चे तो फीस ड्यूज रखते हैं, एडमिशन लेते हैं और बाद में कहते हैं देंगे, तो फीस ड्यूज होने के कारण भी उनका वो क्लास छोड़ देते हैं जब टीचर फुल पेड करने के लिए कहता है। तो जो भी कारण है लास्ट में उनका कुछ कुछ क्लास छूट जाता है। लास्ट में जो टॉपिक्स चलता है मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आज हमने डुअल नेचर का वीडियो डाला, तो कम से कम उन सभी वीडियोस को जो लास्ट टॉपिक्स हैं, डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर और ऑप्टिक्स का, है ना, कम से कम इन सभी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। एक वीडियो जैसे हमने डुअल नेचर का डाला, ठीक उसी तरह से एक वीडियो एटम्स न्यूक्लियाई का डालेंगे और एक वीडियो सेमीकंडक्टर, 3 वीडियो है। और ये एसी आपका 2 दिन में, आज दूसरा वीडियो है, 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिक्स को आराम से डिटेल से करते चले जाएंगे। तो कम से कम इन सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं शेयर कीजिए, लगभग सभी लोगों का पढ़ा रहता है, करंट लगभग सभी लोगों का पढ़ा रहता है। लेकिन लास्ट में ये सब जो वीडियो है, एसी है, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर एसी का जरूर डालिए,
एसी हमारा नहीं ठीक से समझ में आया है, चाहे ये है वो है। अच्छा, कुछ लोग टेस्ट सीरीज जब हमने लिया तो पीडब्ल्यू के बच्चे ज्वाइन किए टेस्ट सीरीज में, तो उनका उनका जो है कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन लिखने का जो तरीका है, थ्योरी का जो तरीका है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा जाए, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखा जाए, तो इस विचार से एक पॉजिटिव सोच रखते हुए वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने फेसबुक के स्टोरी में। चलिए, इसी के साथ आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम चांस है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये रहेगा, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। कह रहा है व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इस वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर क्या है, तो कहता है ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert high voltage at low current into low voltage at high current। कह रहे ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा भी, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। कैसे करता है तो आप जान रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, आपके घरों में स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो स्टेबलाइजर है क्या? इट इज जस्ट ए ट्रांसफार्मर। वोल्टेज कम है तो स्टेबलाइजर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज ज्यादा है तो स्टेबलाइजर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा सकते हैं। तो स्टेबलाइजर इज जस्ट लाइक ए ट्रांसफार्मर, उसका छोटा भाई, छोटा रूप है वो ट्रांसफार्मर जो है। ये स्टेबलाइजर जो है ट्रांसफार्मर का एक छोटा भाई है, ठीक है, बड़ा ट्रांसफार्मर का छोटा भाई है वो भी एक ट्रांसफार्मर ही है। कैसे करता है ये इस काम को, यानी हाई वोल्टेज को लो में, लो वोल्टेज को हाई में कैसे करता है भाई? तो प्रिंसिपल क्या है, तो कहता है ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद है, अभी इस लेसन से पहले ही हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है भाई? तो चलिए थोड़ा सा समझा देते हैं कि किसी दो कॉइल के बीच में एक का फ्लक्स चेंज होने से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाने की घटना। याद आया ना? इस ईएमआई में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में दोनों घटना, फ्लक्स का चेंज होना और ईएमएफ का इंड्यूस होना, दोनों एक ही कॉइल में होता था, इसलिए उसका नाम था सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है? फ्लक्स का चेंज होना किसी एक कॉइल में और बगल वाले में, पड़ोसी के यहां ईएमएफ उत्पन्न हो जाना। इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर जो है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन में भाई क्या करेंगे, तो चलिए जल्दी से फिगर बना लें हम लोग।
चलिए ना यही बनाते हैं। ये आप लोग ध्यान से बनाएंगे, क्लास में भी बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बना लीजिए, देखिए हम मिलाइए, ठीक है, हम मिलाइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए फिर से अंदर में, फिर यहाँ से ऐसे मिलाइए, यहाँ से ऐसे मिलाइए, बस हो गया। अब यहाँ पर कुछ लाइन खींचिए, एक अपने मन से, ऐसा नहीं है कि सर बोले 3 तो 3 ही, सर बोले 4 तो 4 ही। बन गया। अब इसमें कॉइल्स लपेटिए, कॉइल्स में यहाँ भी लपेटिए, इट इज प्राइमरी कॉइल, इट इज सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया ट्रांसफार्मर आपका, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, यहां पर हमारा ईपी ईएमएफ प्राइमरी में अप्लाई करेंगे और यहां पर हमारा ईएस मिलेगा सेकेंडरी में ईएमएफ। तो चलिए लिखा जाए, कंस्ट्रक्शन में ए ट्रांसफार्मर consists of two coils, primary and secondary, that is P and S, wrapped on soft iron cores। ये हो गया है ना, iron cores on the basis of number of turns there are, एक मिनट, इसके पहले एक और स्टेटमेंट है, इसमें एक और बात, इसमें क्या कह रहा है, द इनपुट द AC input is applied across the primary coil while the
transformed output is obtained across the secondary coil. ठीक है, on the basis of number of turns in the primary and secondary coils, there are two types of ट्रांसफॉर्मर्स। कौन कौन भाई? तो पहला कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या है ये? लिख दे साथ में, फिर दूसरा का लिखेंगे। स्टेप अप, इट इज ए ट्रांसफॉर्मर, it is a transformer which is used to convert low voltage into high voltage, लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज। स्टेप अप, अप मतलब ऊपर करना, बढ़ाना। स्टेप अप, लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज कैसे करेगा? तो इन दिस कैसे करेगा तो वर्किंग जानेंगे, पहले इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन जान रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, number of turns in the secondary coil is more than that of the primary coil, is more than that of the primary coil। ये स्टेप अप हुआ, थोड़ा सा मिटाने का जरूरत है। तो हमने डिफिनेशन तो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर इतना दूर समझ लेते हैं, तब हम लोग वर्किंग के लिए जगह बना के वर्किंग को समझेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिफिनेशन बता चुके हैं, डिफिनेशन को मिटाते हैं। क्वेश्चन को भी मिटाते हैं। इतना में पहले इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उसके बाद इसके वर्किंग मेथड को जानेंगे। ओके, चलिए दूसरा क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन, डाउन मतलब नीचे, कम करना। तो कह रहा है इट इज ए ट्रांसफॉर्मर, इट इज ए ट्रांसफॉर्मर which is used to convert high voltage into
हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज। कैसे करेगा भाई? तो कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर द number of turns in the secondary coil is less than that of the primary coil। ये चलिए यहां तक समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग वर्किंग मेथड में आते हैं। हालांकि आपको फर्स्ट ईयर से हमने समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि जब भी किसी डिवाइस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने कुछ डिवाइस पढ़ा था। आपको बार बार हम ये बताते आए हैं कि जब भी किसी डिवाइस को पढ़ेंगे तो किसी भी डिवाइस को 4 स्टेप में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला, वो डिवाइस क्या है मतलब, तो किसी भी डिवाइस का जो डेफिनेशन है उसके काम से उसको डिफाइन करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एक डिवाइस। अरे भाई कैसा डिवाइस? तो सर एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज। जनरेटर क्या है? तो सर एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो डिवाइस का जो डेफिनेशन है उसके काम से होगा, वो जो काम करता है वही उस डिवाइस का पहचान होगा, यानी उस डिवाइस का एक्सप्लेनेशन होगा, उस डिवाइस का डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का भी डेफिनेशन वही चीज है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर बिजली उत्पन्न नहीं करता है, बिजली उत्पन्न करने का काम जनरेटर का है। ठीक है जनरेटर भी एक वीडियो डालेंगे, वो भी इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड एलसीआर सीरीज सर्किट। 3 के बाद 3 वीडियो तो जाएगा, 1-2 वीडियो और जाएगा, बस लास्ट 1 वीडियो डाल चुके आरएमएस वैल्यू का, 3 वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का और 1 वीडियो और पावर है। और क्या क्या है देख लेते हैं, पूछा हुआ है, पावर तो पूछता ही है, पावर ऑफ एनएसी सर्किट रहता है क्वेश्चन, शॉर्ट में लॉन्ग में भी रहता है कभी कभी। ओके, तो ये इस चैप्टर से वीडियो सबसे ज्यादा होंगे, 5 वीडियो 6 वीडियो भी जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे शॉर्ट के टॉपिक है, बहुत सारे लॉन्ग के टॉपिक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एकदम। इस चैप्टर के सभी वीडियो को देखेंगे तो आप जान लीजिए 7 से 8 नंबर तो यहां से पकड़ा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से पढ़िएगा तो 14-15 नंबर वहां से पकड़ा जाएगा। ऑप्टिक्स ढंग से पढ़िएगा 14-15 नंबर वहां से एकदम आसानी से। बाकी तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के मास्टर है कि नहीं। चलिए तो आइए, तो ट्रांसफार्मर क्या हुआ, एक ऐसा डिवाइस जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे। कैसे करेगा? तो दूसरा स्टेप हम क्या बोले, 4 स्टेप में करना है। पहला डेफिनेशन, दूसरा स्टेप में प्रिंसिपल, तीसरा स्टेप में कंस्ट्रक्शन और चौथा स्टेप में उसका वर्किंग। तो पहला इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा कि ये आखिर ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कैसे करेगा सर? कोई तो सिद्धांत अपनाता होगा ना, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है? तो कहता है कि इस काम को करने के लिए ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज करता है। क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है तो आपको बताया जा चुका है ईएमआई चैप्टर में। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? किसी भी कॉइल में
अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होने की घटना है किसके परिणाम स्वरूप? एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल। बगल में अगर कोई दो कॉइल एक दूसरे के अगल बगल में रखा हुआ है, उसमें से अगर एक कॉइल का हम फ्लक्स चेंज कराते हैं और दूसरे कॉइल में अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो इसी घटना को, तो यहां पर ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होता है, एक में हम लोग फ्लक्स चेंज कराएंगे, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा हम लोग देखेंगे ना। तो ये था इसका प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं। क्या करें? ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पी एंड एस, और रैप्ड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये लोहा का जो पट्टी है, आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, इस पर लपेटा हुआ रहता है। अब जो इनपुट है, यानी इनपुट जिस वोल्टेज को बदलना है, हाई वोल्टेज को लो करना है कि लो वोल्टेज को हाई करना है, यानी इनपुट जो है उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल में जोड़ेंगे। कहता है द एसी इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। इनपुट को हम लोग कहां जोड़ते हैं? प्राइमरी कॉइल में। व्हाइल द ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट, ट्रांसफॉर्म बदल करके जो आउटपुट मिलेगा, हाई को जोड़े थे तो लो मिलेगा, लो को जोड़े थे तो हाई मिलेगा। तो वही करें, ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। जबकि बदला हुआ जो वोल्टेज है, बदला हुआ जो आउटपुट है, आपको सेकेंडरी में मिलेगा। ओके। अब कहता है कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी और सेकेंडरी में, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर भी दो तरह का होता है। एक जिसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा जिसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप, अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर, बढ़ा देना, यानी कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर, इट इज ए ट्रांसफार्मर विच इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। अप करना, ऊपर करना। किसको ऊपर करेगा? तो नीचे वाले को, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंडरी, जहां पर वोल्टेज मिलेगा, सेकेंडरी वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी के कंपैरिजन में। सेकेंडरी कॉइल में इन दिस टाइप ऑफ स्टेप अप में क्या करें? इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द प्राइमरी कॉइल। फिर आइए दूसरा टाइप कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है भाई? तो नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप डाउन, डाउन यानी नीचे करना, कम करना। किसको? वोल्टेज को। कौन सा वोल्टेज? तो कम करना है तो हाई वोल्टेज को। तो इट इज ए ट्रांसफार्मर विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज। डाउन, डाउन यानी विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज। अब हाई को लो करने के लिए सेकेंडरी कॉइल में, हमेशा याद रखेंगे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करना है कि कम करना है? तो डाउन करना है, डाउन करना है तो सेकेंडरी में कम होगा। अप करना है, अप करना है यानी सेकेंडरी में ज्यादा होगा। इस तरह से कंसेप्ट बना करके याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अप यानी ज्यादा करना है, तो सेकेंडरी का कंसेप्ट है, सेकेंडरी में हमको वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है। तो सेकेंडरी में ज्यादा करना है तो सेकेंडरी में ज्यादा, कम करना है तो सेकेंडरी में कम, है ना। इस तरह से ये आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आ जाइए हम लोग इसके थ्योरी में, है ना। तो थ्योरी जानने के लिए जगह बनाना होगा, हम लोग इधर से मिटाते हैं और वर्किंग थ्योरी कहिए या वर्किंग मेथड कहिए। ठीक है। तो इधर से शुरू करते हैं वर्किंग मेथड, इधर लाके एंड हो जाएगा, इतना ही होगा। इतना ही होगा, हम लोग मिटाते हैं। चलिए, क्या कह रहा है वर्किंग मेथड? वर्किंग तो
The AC input is applied across the primary coil as the AC as the value of AC changes continuously so the phenomena of mutual induction takes place between primary and secondary coils. ठीक है, between primary and secondary coil. As a result, transformed output is obtained across the secondary coil. अब भाई कितना मिलेगा, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि एसी इनपुट को हमने प्राइमरी में अप्लाई कर दिया, द एसी इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, और साथ में हम जान रहे हैं कि एसी करंट जो है इसका वैल्यू लगातार क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। और जब वैल्यू चेंज कर रहा होगा भैया तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। ये सब बात दिमाग में अंडरस्टूड है, हम जान रहे हैं। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो फैराडे क्या बोले कि जब भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जान रहे हैं ना। तो वही कह रहा है कि हमने एसी इनपुट को प्राइमरी में तो जोड़ तो दिया, लेकिन एसी का जो वैल्यू है लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का घटना घटेगा, और जब म्यूचुअल इंडक्शन का घटना घटेगा तो सेकेंडरी के पास एक बदला हुआ वोल्टेज हमने कितना जोड़ा है उसका बदला हुआ, अब बदल के हमको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, डिपेंड करेगा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। तो यहां पर सेकेंडरी में तो नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखा रहे हैं, यानी कि यहां पर हमको वोल्टेज कम मिलेगा। कितना मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मान लिया जाए। कितना वोल्टेज मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, चलिए देखा जाए। लेट ns is equal to number of turns in the secondary coil, np number of turns in the primary coil, है ना। So phi s is proportional to ns and phi p is proportional to np। क्या लिखे सो समझ में आया। ns और np मान लिया जाए दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका फ्लक्स कितना चेंज होगा डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर, और इसका फ्लक्स कितना चेंज करेगा डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर, है ना। तो देयरफॉर डिवाइडिंग 1 and 2
क्या मिल जाएगा बताइए तो? फाइव एस बाई फाइव पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो यहां से फाइव एस निकाल लीजिए ना, तो देयरफॉर फाइव एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इंटू फाइव पी इंटू फाइव पी। एंड फाइव एस क्यों निकाले? क्योंकि भैया हमको सेकेंडरी में कितना वोल्टेज मिलेगा, ईएमएफ कितना मिलेगा सेकेंडरी में, ये निकालना है। तो सेकेंडरी का ईएमएफ निकालने के लिए सेकेंडरी का फ्लक्स, क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। यहां पर कितना ईएमएफ जोड़े तो हमको पता है, इस ये निकालने का चीज थोड़े है। सेकेंडरी में हमको जो ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, यानी सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, ये ना निकालना है। समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी का वोल्टेज निकालने के लिए, सेकेंडरी का ईएमएफ निकालने के लिए हमको सेकेंडरी का फ्लक्स पता करना था। तो ये हमने सेकेंडरी का फ्लक्स निकाल लिया, इसको मान लिया जाए इक्वेशन 3। तो अब सेकेंडरी में हमारा फ्लक्स कितना मिलेगा, चलिए अब इधर जगह थोड़ा सा बना लिया जाए, हो जाएगा इतना ही में। अच्छा वहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, देयरफॉर या सो द ईएमएफ induced, the EMF induced in the secondary coil E secondary is equal to d by dt of phi secondary। अब phi secondary तो हम लोग निकाल चुके हैं, चलिए phi secondary का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए आपका एक्सप्रेशन ES का मिल गया ना, ये सी निकालना तो था, इधर को मिटा दीजिए। अब फिगर का भी जरूरत नहीं है, लिखना भी रहने देते हैं। क्या हो जाएगा भाई? तो ई एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू फाइव एस। फाइव एस कितना है? एन एस बाई एन पी इंटू फाइव पी। तो यहां से ई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, तो भाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? डी फाइव पी बाई डी टी। और डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा? एन एस बाई एन पी इंटू ई पी। बस दिस इज रिक्वायर्ड expression for EMF induced in the secondary coil where the ratio NS by NP is called ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये जो रेशियो है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी बच्चों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या कैसे इंपॉर्टेंट है तो लिखेंगे इफ एन एस बाई एन पी इज ग्रेटर देन 1। अच्छा ये एन एस बाई एन पी एक से ज्यादा कब होगा? जब सेकेंडरी में ऊपर वाला का वैल्यू ज्यादा होगा। देन द ट्रांसफॉर्मर इज, चलिए ना मिटा देते हैं। देन द ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टेप अप। लेकिन अगर एन एस बाई एन पी लेस देन 1 होता तो देन ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आप देखिए यहां से, अगर ये एन एस बाई एन पी ज्यादा होगा तो ईपी हम जितना अप्लाई करेंगे एन एस ई एस हमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये रेशियो अगर 1 से ज्यादा होगा तो आपका ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? स्टेप अप हो जाएगा।
लेकिन अगर ये NS/NP का रेशियो 1 से कम होगा तो हमारा ES जो है, हम EP जितना भी जोड़ेंगे वो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, यानी स्टेप डाउन हो जाएगा। चलिए वर्किंग को समझ लिया जाए। हालांकि वर्किंग में कुछ नहीं है, आपको समझा चुके हैं कि जब हम लोग प्राइमरी में AC जोड़ेंगे, और AC क्या है, एक ऐसा करंट जिसका वैल्यू लगातार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो जब वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो भैया EMF इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पर दो कॉइल के बीच ये घटना घटेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब है कि प्राइमरी में जोड़ दिए, सेकेंडरी में EMF कितना मिलेगा, इसके लिए हम लोगों को सेकेंडरी का फ्लक्स निकालना होगा। तो मान लिया जाए NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और NP नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी का जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी के टर्न्स पर डिपेंड करेगा, और प्राइमरी का जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी के टर्न पर डिपेंड करेगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, phi/phi p = NS/NP हो गया। अब यहां से हम phi-s निकालेंगे। phi-s क्यों निकालेंगे, क्यों हमको EMF सेकेंडरी का चाहिए। तो phi-s = NS/NP × phi-p। तो जब phi-s हमको सेकेंडरी का फ्लक्स मिल गया तो वहां पर EMF कितना हो रहा होगा, तो therefore so EMF induced in the secondary coil ES = d∅/dt, d∅s/dt। अब phi-s का वैल्यू हम लोग यहाँ से इस phi-s के वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा ES निकल जाएगा। कितना आसान सा काम है, देखिए ना। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो जरूर इसको टच करेंगे, इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF हो गया, जहां NS/NP को हम लोग लिख देंगे, क्या नाम है इसका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर NS/NP 1 से बड़ा होगा तो वोल्टेज बढ़ के मिलेगा, इसलिए स्टेप अप हो जाएगा। अगर NS/NP 1 से छोटा होगा तो हमारा वोल्टेज घट जाएगा, इसलिए वो स्टेप डाउन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए ना कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कर जाइए, आप भी कर पाइएगा। और शुरुआत में हमने जो कहा क्या, कि वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और लाइक और कमेंट तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। लाइक और कमेंट तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब भाई जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको क्या किया, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, बाय।